गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम फिर से एक बार बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं और उस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम दोबारा से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डीसी थ्योरी। नया टॉपिक है हमारा डीसी थ्योरी। चलिए डीसी थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, हर चीज डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमें हर क्वेश्चन को करने में आसानी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आते हैं, डेरिवेशन यहीं से आती है, या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि ओम का नियम है, किरचॉफ नियम, प्रतिरोध के नियम है, ये सारी चीजें इसी में है और इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये पार्ट या आपका क्लियर है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, जिससे हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डीसी थ्योरी क्या है और इसमें हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे इसकी हम तैयारी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि डीसी क्या होती है। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। डीसी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट करंट होती है। चलिए, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। हिंदी में क्या कहेंगे? दिष्ट धारा सिद्धांत। दिष्ट धारा सिद्धांत। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? दिष्ट धारा सिद्धांत की। तो डीसी होती क्या है? डीसी होती है कि वह धारा जिसका जो मान और दिशा होती है, जो परिमाण और दिशा होती है, वो एक समय अंतराल में नहीं परिवर्तित होती है, या एक हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में परिवर्तित नहीं होती है। वो क्या कहलाती है? डीसी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? डीसी कहलाती है। और इस डीसी को उत्पन्न किया जाता है डीसी जनरेटर के द्वारा, सेल एंड बैटरी के द्वारा। इसका उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बैटरी चार्जिंग में, सेल बैटरी में और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में डीसी का उपयोग किया जाता है। तो परिभाषा क्या है इसकी? तो परिभाषा देखते हैं एक बार। देखिए, वह धारा जिसके परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलती है या नहीं बदलते हैं, डीसी कहलाती है। डीसी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डीसी कहलाती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी धारा होती है जो समय के साथ बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है, वो केवल एक ही दिशा में चलती है, उसका मान हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है, और वो हमेशा एक वेग से एक ही दिशा में गति करती है। इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? तो इसका उत्पादन डीसी जनरेटर के द्वारा, सेलों के द्वारा एंड बैटरी के द्वारा इसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में, व आर्क वेल्डिंग में। पूरा डिलीट हो गया। अब क्या हुआ इसका? पूरा ही इसमें तो आ गया ना। चलो कोई नहीं। चलिए, उपयोग तक हमने देख लिया। बैटरी चार्जिंग में इसका उपयोग करते हैं, आर्क वेल्डिंग में इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में भी इसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अब डीसी में सबसे पहले हम बात करेंगे अब ओम के नियम की। किसके नियम की?
ओम के नियम की। तो ओम का नियम क्या है? ओम के नियम की बात करने से पहले हम अभी पहले ओम का पूरा नाम क्या है? तो ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में, कौन सी ईस्वी में? सन 1827 में धारा व वोल्टेज के मध्य, किस किस के मध्य? धारा व वोल्टेज के मध्य एक संबंध स्थापित किया। किस किस के मध्य में? धारा व वोल्टेज के मध्य में संबंध स्थापित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। देखिए, अब ओम के नियम की हम बात करते हैं, तो ओम का नियम है क्या? ओम का नियम है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी एक चालक तार है और इस चालक तार में ओम साहब कहते हैं कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक की भौतिक अवस्थाएं, मान लीजिए ये चालक है और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? R दे रखा है। तो इस चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती है, अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? चलिए भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं पहले। तो भौतिक अवस्थाएं, देखिए भौतिक अवस्थाएं होती है जैसे लंबाई, ताप, दाब, आयतन, चौड़ाई, ये सारी क्या होती है? भौतिक अवस्थाएं होती है। तो देखिए ओम ने क्या कहा? ओम ने कहा कि जब किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? लंबाई है, ताप है, दाब है, आयतन है, चौड़ाई है, ये सारी कौन सी अवस्थाएं होती है? भौतिक अवस्थाएं होती है। तो इन भौतिक अवस्थाओं को हम कैसा रख दे? नियत रख दे या कांस्टेंट रख दे? कैसा रख दे? नियत या कांस्टेंट रखे। तो इस चालक में जो धारा प्रवाहित होगी, इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा इस चालक के सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप के कैसी होगी? समानुपाती होगी। वोल्टेज ड्रॉप के कैसी होगी? समानुपाती होगी, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V। क्या हो जाएगा? I प्रोपोर्शनल टू V। तो देखिए ओम साहब ने कहा कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि हम नियत रखते हैं, तो उस चालक में से जो धारा प्रवाहित होती है, वो धारा चालक के सिरों के मध्य जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस वोल्टेज ड्रॉप के कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। लेकिन आप, हमें तो पता है कि भाई ये जब चालक में से धारा गुजरेगी तो वो समानुपाती होगी, क्योंकि इसकी सारी भौतिक अवस्थाएं क्या है? नियत है। और ये भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? लंबाई, ताप, दाब, आयतन, चौड़ाई। लेकिन होती क्या है ये भौतिक अवस्थाएं? तो भौतिक अवस्थाएं होती है वे पदार्थ जिनमें परिवर्तन, या वे चालक जिनमें परिवर्तन किया जा सकता हो, क्या कहलाती है? भौतिक अवस्थाएं कहलाती है। जैसे किसी भी चालक की लंबाई को हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। चालक के ताप को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। दाब को हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। आयतन को भी करेंगे, चौड़ाई को भी हम कर सकते हैं। तो इन सभी में क्या संभव है? परिवर्तन संभव है। इसलिए ये कौन सी अवस्थाएं होती है? भौतिक अवस्थाएं होती है। और इन भौतिक अवस्थाओं के नियत होने के कारण इसमें से जो धारा प्रवाहित होती है, वो धारा वोल्टेज ड्रॉप के कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। तो क्या हो गया? I प्रोपोर्शनल टू V। चलिए आगे चलते हैं हम। I प्रोपोर्शनल टू V, ओम के नियम से हमारे पास एक संबंध निकला, धारा और वोल्टेज एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखिए अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। इस तरीके से एक डायग्राम है, प्लस माइनस V वोल्ट, और ये R दे रखा है। यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज हो गया? सप्लाई वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज होगा? सप्लाई वोल्टेज। चलिए ये हो गया सप्लाई वोल्टेज। और ये जो धारा है, ये कौन सी धारा होगी? सप्लाई धारा। कौन सी धारा होगी? सप्लाई करंट। कौन सा करंट होगा? सप्लाई करंट। ये क्या है? इसका रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। किसका? चालक का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? चालक का रेजिस्टेंस। देखिए
सप्लाई वोल्टेज और धारा के मध्य यदि हम संबंध देखेंगे तो भी हमारे पास क्या निकलेगा, I प्रोपोर्शनल टू V। क्योंकि यहां पर देखिए जब वोल्टेज यहां पर लगाया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं, तो किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होना संभव है, क्योंकि जब वोल्टेज देंगे तो सब धारा तो प्रवाहित होनी है। तो इस वजह से ये जो वोल्टेज होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, धारा के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन जब ये धारा इस परिपथ में वहेगी या इस परिपथ में प्रवाहित होगी तो इस चालक का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसके कारण यहां पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और ये वोल्टेज ड्रॉप किसके समानुपाती होता है, इस धारा के समानुपाती होता है। तो I प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, V रहेगा। यहां से देखिए यहां पर सप्लाई वोल्टेज कैपिटल V है और जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो क्या है, स्मॉल v। तो इस पूरे परिपथ का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप और सप्लाई वोल्टेज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों के मध्य में रिलेशन क्या निकलेगा, I प्रोपोर्शनल टू V का। क्या निकलेगा, I प्रोपोर्शनल टू V का। यहां पर ये जो समानुपाती स्थिरांक दे रखा है, ये क्या है, यहां पर स्थिरांक है। और इस स्थिरांक का मान क्या है भाई, इस स्थिरांक का मान है R, क्योंकि ये चालक का प्रतिरोध भी कहलाता है। और जब ये चालक का प्रतिरोध कहलाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, V बराबर में I इंटू R। क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R। ये देखिए किसका सूत्र निकल गया, वोल्टेज का। किसका, वोल्टेज का। और वोल्टेज का मात्रक हमेशा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। इस रिलेशन से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं और प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है, चलिए हम धारा का मान ज्ञात करते हैं। जब हम धारा का मान ज्ञात करेंगे तो इस R का इधर पक्षांतरण करेंगे। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर V अपोन में R। क्या हो जाएगा, I बराबर V अपोन में R। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। यहां देखिए I बराबर में V अपोन R। I क्या है, यहां पर करंट है। क्या है, करंट। चलिए V क्या है, यहां पर वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज। और R क्या है, यहां पर रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। चलिए करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दोनों जो पहले मैंने वीडियो डाले थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें भी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, हमेशा वोल्ट होता है। और रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। तो यहां से आप वोल्टेज ज्ञात कर सकते हो। यदि परिपथ के अंदर सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया गया है तब भी आप ज्ञात कर सकते हो। और यदि परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया गया है तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको ज्ञात कर सकते हो। यहां पर देखिए धारा का मान यदि परिपथ में नहीं दे रखा है तो आप इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हो। क्योंकि यदि वो धारा पूछेगा तो आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों दे रखा होगा, और यदि वोल्टेज पूछेगा तो धारा और रेजिस्टेंस दोनों आपको दे रखा होगा। चलिए नेक्स्ट हम अब ज्ञात करेंगे, इससे क्या ज्ञात करेंगे, रेजिस्टेंस का मान। और जब रेजिस्टेंस का मान आप ज्ञात करोगे तो R बराबर में I का इधर पक्षांतरण करो तो R बराबर V अपोन में क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। चलिए ये किसका मान हो गया, रेजिस्टेंस का। ये क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। और ये क्या है, वोल्टेज। और I क्या है यहां पर, करंट। I क्या है, करंट। इसका मात्रक ओम होता है, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और करंट का मात्रक एम्पियर होता है। तो इससे आप किसका मान ज्ञात कर सकते हो, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हो। यदि परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखा है, तो आप इस सूत्र के द्वारा इसका क्या ज्ञात कर सकते हो, मान ज्ञात कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 4। चलिए यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लीजिए आपको एक परिपथ दे रखा है और इस परिपथ को एक सप्लाई स्रोत से जोड़ा गया है और सप्लाई वोल्टेज आपसे पूछा गया है। करंट का मान दे रखा है I बराबर
10 एम्पियर। आई बराबर कितना दे रखा है 10 एम्पियर। और रेजिस्टेंस का मान भी आपको दे रखा है कि आर बराबर 30 ओम। कितना दे रखा है 30 ओम। आर बराबर 30 ओम। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो करंट दे रखा है आपको और रेजिस्टेंस दे रखा है, और ओम के नियम से V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है। तो I का मान आपको दे रखा है कितना है 10, R का मान कितना है 30। तो 10 इंटू 30 बराबर कितना हो गया 300 वोल्ट। तो सप्लाई वोल्टेज का मान कितना आ गया 300 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, मान लीजिए आपको यही रेजिस्टेंस यही परिपथ वापस से दिया गया है, और इस परिपथ में अब की बार आपको वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है कि 300 वोल्ट है। कितना है 300 वोल्ट। आर का मान आपको दे रखा है 30। कितना दे रखा है 30 ओम। और आई आपसे पूछा गया है, मतलब करंट आपसे पूछा गया है। करंट ज्ञात करने के लिए ओम के नियम से सूत्र क्या बनेगा, आप वहां नहीं जाकर यहां से भी सीधा रिलेशन निकाल लीजिए कि आई बराबर में क्या होता है V अपॉन आर। V का मान कितना है 300 और R का मान कितना है 30। तो कितना हो गया 0, 3 से एक बार गया, कितना आ गया 10 एम्पियर। कितना एम्पियर आ गया 10 एम्पियर। कितना आया 10 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए इस बार आपको वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज दे रखी है प्लस माइनस 300 वोल्ट। कितना दे रखा है 300 वोल्ट। कितना है 300 वोल्ट। आर का मान आपको नहीं दिया गया और आई का मान आपको 10 एम्पियर दे रखा है। आई का मान कितना दे रखा है 10 एम्पियर। तो अब ज्ञात क्या करना है आर ज्ञात करना है। तो आर बराबर में V अपॉन क्या हो जाएगा आई। जब आर बराबर V अपॉन आई लिखोगे तो V का मान 300 है और आई का मान कितना है 10। तो कितना हो गया 30। तो आर का मान कितना आ गया 30 ओम। आर का मान कितना हो गया 30 ओम हो गया। चलिए आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, तो मैं एक बार फिर से ओम के नियम को रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ओम डीसी थ्योरी की। और डीसी की हम बात करते हैं तो डीसी में क्या होता है कि ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या नहीं होते हैं परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं है, तो वो क्या कहलाती है डीसी कहलाती है। और इस डीसी का उत्पादन डीसी जनरेटर के द्वारा सेल एंड बैटरी के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं बैटरी चार्जिंग में, आर्क वेल्डिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इसका क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं ओम के नियम की। तो ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने सन 1827 में वो धारा और वोल्टेज के मध्य एक संबंध दिया था और उस संबंध को हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या है कि ओम साहब कहते हैं कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए या नियत रखी जाए तो उस चालक में से जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा उस चालक के सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उस वोल्टेज ड्रॉप के कैसे होगी समानुपाती होगी। क्या होगी समानुपाती होगी। और जब धारा समानुपाती होगी तो वो क्या कहलाएगा ओम का नियम कहलाएगा। इससे हमारे पास तीन सूत्र निकले। पहला कौन सा V बराबर I इंटू आर, दूसरा I बराबर V अपॉन आर और तीसरा R बराबर V अपॉन आई। इन तीनों पर मैंने आपको एक एक न्यूमेरिकल एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहेंगे प्रतिरोध। चलिए अब बात करते हैं किसकी प्रतिरोध की। पहले हम प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता हो क्या कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। देखिए आप सीधे से ऐसे लिख दो कि धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बाधा।
तो धारा के प्रवाह में जो पदार्थ बाधा उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक ऐसा परिपथ है और इस परिपथ में से धारा प्रवाहित हो रही है, और एक ऐसा परिपथ है और इसमें से भी आपकी धारा प्रवाहित हो रही है I। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जब यहां पर कोई प्रतिरोध ही नहीं है तो ये धारा आसानी से इससे निकल जाएगी, आसानी से इस परिपथ को पार कर जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी धारा के मार्ग में। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो और आपके सामने अचानक दो रास्ते आ गए। एक रास्ते पर आपके सामने फूल बिखरे हुए हैं और दूसरे रास्ते पर आपके सामने कांटे बिखरे हुए हैं, तो आप कौन से रास्ते से जाओगे? कांटे वाले से या फूल वाले से? आप हमेशा फूल वाले रास्ते से जाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग कांटे वाले से कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आपको उस चीज से डर लगता है। तो धारा भी यही है कि भाई धारा जब किसी रास्ते में उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो वो आसानी से गुजरेगी। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर इस चालक का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध इस धारा का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, और इसी के कारण इसे हम उसका क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। तो धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। इस रेजिस्टेंस का जो प्रतीक होता है वो क्या है? R। प्रतीक क्या होता है इसका? R। मात्रक क्या होता है इसका? ओम। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। देखिए मात्रक क्या है इसका? ओम होता है। चलिए अब बात करते हैं हम प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। चलिए प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्न तीन कारकों पर निर्भर करता है। तीन कारक कौन कौन से होते हैं? लंबाई, काट क्षेत्रफल और विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए चालक का प्रतिरोध हमेशा ताप गुणांक पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, लेकिन टेम्परेचर कोएफिशिएंट का एक अलग से टॉपिक है, वो मैं आपको वहीं समझाऊंगा। अभी आप पहले मात्र तीन चीजों के बारे में ध्यान दीजिए। सबसे पहले किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। किस पर? चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर। नंबर 2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। और नंबर 3 विशिष्ट प्रतिरोध पर। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और विशिष्ट प्रतिरोध पर। अब देखते हैं हम एक एक करके तीनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले लंबाई और प्रतिरोध में संबंध देखते हैं कि क्या है। लंबाई और प्रतिरोध में, तो लंबाई और प्रतिरोध में संबंध देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए आपको कोई भी एक ऐसा चालक दे रखा है और इस चालक का इसकी जो लंबाई है वो ये है, और ये लंबाई हम क्या ले रहे हैं? L। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? A होता है। हम क्या ले रहे हैं? A। और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? R होता है। रेजिस्टेंस कितना होता है? R होता है। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के कैसा होगा? समानुपाती होगा, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने आ गई है। देखिए लंबाई और प्रतिरोध में क्या संबंध है? तो देखिए आपने किसी चालक की जो लंबाई है वो लंबाई बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, और यदि आप लंबाई बढ़ा रहे हो तो उसका प्रतिरोध मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाओगे इस चालक की यदि आप लंबाई बढ़ाते हो, आपने लंबाई बढ़ाकर 2L कर दिया। कितना कर दिया? 2L कर दिया, तो इसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। जितनी आप लंबाई बढ़ाओगे उतना इसका
रेजिस्टेंस हो जाएगा उतना ही उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि आप चालक की लंबाई कम करते हो तो उसके प्रतिरोध मान में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मान लीजिए आपने इसको लंबाई को घटाकर 0.5 L कर दिया, कितना कर दिया, 0.5 L, तो ये जो प्रतिरोध है वो भी कितना हो जाएगा, 0.5 R। देखिए इसका एक अलग मतलब भी होता है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि इसकी जब लंबाई आप लोगे तो ये लंबाई आप या तो सेंटीमीटर में लीजिए या फिर मीटर में लीजिए, और प्रतिरोध हमेशा आपको किस में लेना है, ओम में लेना है। यदि आप R और L यहां पर लगाते हो तो वो गलत हो जाएगा। मैं केवल आपको समझाने के लिए ये चीजें बता रहा हूं कि यदि आप लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और यदि आप लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे सामने आ चुकी है, और अब बात करते हैं नंबर 2 की। और नंबर 2 पर क्या है, काट क्षेत्रफल। अब बात करेंगे किसकी, काट क्षेत्रफल की। चलिए काट क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या है, इसका ए है, इसको कैपिटल कर लीजिए आप। चलिए इसको हम कैपिटल लेते हैं स्मॉल की जगह, यह है कैपिटल ए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल यह है और प्रतिरोध यहां पर है, तो यह क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के हमेशा क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एक दूसरे के ये क्या होते हैं, विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। यदि आप इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दोगे, यदि आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे चालक का, तो उसका प्रतिरोध मान कम हो जाएगा, प्रतिरोध मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि आप उसके क्षेत्रफल को घटाते हो, कम करते हो, तो उसके प्रतिरोध मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्रतिरोध मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो काट क्षेत्रफल कि कैसा होता है प्रतिरोध, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है। अर्थात यदि आप प्रतिरोध मान में वृद्धि करते हो, देखिए मैं आपको यहां बता देता हूं कि आपने इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, और यदि क्षेत्रफल आप बढ़ाते हो तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि आप क्षेत्रफल को घटा देते हो तो आपका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, इसका जो क्षेत्रफल आप बढ़ाओगे तो ये घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्या होगा, घट जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध मान घट जाएगा, और क्षेत्रफल को कम करने पर प्रतिरोध मान में क्या होने लग जाएगी, वृद्धि होने लग जाएगी। तो आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, और आगे चलकर हमारा नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रतिरोध की निर्भरता देखेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध पर चालक का प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है, तो हमारे पास अभी अभी दो इक्वेशन आई है। इक्वेशन नंबर 1 है R प्रोपोर्शनल टू L, और इक्वेशन नंबर 2 है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। ये दोनों इक्वेशन हमारे सामने अभी आ चुकी है। तो इक्वेशन नंबर 1 व 2 से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिलाकर हम ये लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहां आप अभी 1 रखिए, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A हमारे पास इक्वेशन आई है, और इन दोनों इक्वेशनों को मिलाकर हम क्या लिख देंगे, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब देखिए यहां पर ये जो स्थिरांक है, ये क्या है, स्थिरांक है, और इस स्थिरांक को हम क्या कहेंगे, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। और इस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। किससे करते हैं, रो से।
हम यहां से हटाएंगे, जब इसको हम यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर में रो इंटू एल अपॉन में ए। क्या हो जाएगा, R बराबर में रो इंटू एल अपॉन में ए। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 4। यहां देखिए, यदि मान लीजिए कोई एक चालक दे रखा है आपको इस तरीके से, और आपसे कहा गया है कि इस चालक की जो लंबाई है यहां से यहां तक की, इस लंबाई का मान 1 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। और इस चालक का ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का मान दे रखा है 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां पर जब ये दोनों मान आप इस समीकरण में रखोगे 4 में, तो R बराबर रो, L का मान 1, ए का मान भी 1, और 1 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि वो वर्ग है, और वर्ग में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कितनी बार करो, 1 का 1 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो R बराबर में क्या बच जाएगा, रो। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध के कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, समान होता है या बराबर होता है। तो अभी हमने तीनों चालक की जो निर्भरता है वो पढ़ी है। सबसे पहले चालक की लंबाई, फिर उसके बाद में काट क्षेत्रफल, और उसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध। तो चालक की लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। आपको मात्र 3 इक्वेशन याद रखनी है। नंबर 1 R प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2 याद रखना है आपको, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और नंबर 3 आपको याद रखनी है इक्वेशन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि R बराबर में रो, अर्थात चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के कैसा होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर यहां तक आप सबको समझ में आ गया है तो आगे और भी आसान हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। किसकी बात करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की, कि ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए, इसकी हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अभी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी, और इक्वेशन क्या थी, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, यही है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को अब हम दे रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है, 1 है। यहां पर देखिए ये क्या है, यहां पर एक स्थिरांक है, और इसी स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए यहां पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हमें दे रखा है, और जब ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हमें दे रखा है तो यहां से हमें किसका मान निकालना है, रो का मान निकालना है। और जब रो का मान निकालेंगे तो इस ए को इधर क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, और जब ए का इधर पक्षांतरण करते हो तो ये हो जाएगा R इंटू ए बराबर रो इंटू एल, यही होगा। जब यहां पर R इंटू ए बराबर रो इंटू एल आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2, तो इस एल का भी पक्षांतरण कर दो इधर। जब एल का आप पक्षांतरण करोगे तो रो बराबर में क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन में एल। ये आपको क्या मिल गया, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मिल गया। क्या मिल गया, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए रो बराबर R इंटू ए अपॉन में एल, ये क्या है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध तो हमें मिल चुका है। अब विशिष्ट प्रतिरोध यहां पर दोबारा से मैं इक्वेशन लिखता हूं, रो बराबर R इंटू ए अपॉन में एल। ये क्या है, यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या है,
विशिष्ट प्रतिरोध। ये आर क्या है यहां पर, प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। ए क्या है यहां पर, क्षेत्रफल, ए क्या है क्षेत्रफल, और एल क्या है यहां पर, लंबाई, एल क्या है लंबाई। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब हमें इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करना है कि इसका मात्रक क्या होता है, और हमें तो पता नहीं है, तो हम मात्रक क्या करेंगे, इसका यहां से मात्रक निकालेंगे। देखिए आर का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और यदि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो क्षेत्रफल का मात्रक आप क्या रखोगे, या तो सेंटीमीटर रखो या फिर मीटर स्क्वायर रखो, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई का मात्रक हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में ही लिया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या बचा, सेंटीमीटर बचा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। यहां लिख देता हूं मैं मात्रक, ओम सेंटीमीटर। किसका मात्रक होता है, ओम सेंटीमीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब आप आसानी से इसका मात्रक निकाल सकते हो और याद भी रख सकते हो। चलिए यदि आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उस चालक की लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब, आयतन, इन सभी चीजों पर निर्भर नहीं करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ किस प्रकार का है और उसकी प्रकृति क्या है। तो किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ताप आयतन, इन सभी चीजों पर निर्भर नहीं करता है। केवल किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए आप लोगों को विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, एस ट्यूटर एकेडमी के द्वारा हम आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टडी के लिए। हो सकता है आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो शायद इस साल हो या ना भी हो, कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोज को देखें, पढ़ें और इनको समझें, ताकि आपको आने वाले समय में जो कंपटीशन एग्जाम्स है या फिर ITI की एग्जाम है, बीटेक की एग्जाम है या डिप्लोमा की एग्जाम है, उन सभी में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप इनको पढ़ें, और दोस्तों साथ में इन वीडियोस को यदि आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी दे, ताकि उन लोगों को भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके, वो भी इन चीजों को आसानी से पढ़ सके या प्राप्त कर सके।